विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निधि कुमारी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें ऐसी एसेंशियल्स हैं जो हर मानव के लिए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें मानी जाती हैं। लेकिन विकास के इतने साल पूर्व भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज तक इन तीन एसेंशियल्स तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 237 करोड़ ऐसे लोग हैं विश्व भर में जो हर रात भूखे पेट बिस्तर पर जाते हैं या फिर आधे पेट उन्हें सोना पड़ जाता है, क्योंकि खाने की भी किल्लत है हमारे विश्व में आज। अगर भारत की बात की जाए तो कोविड के बाद ऐसे डेटाज आए थे कि लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम अपने शो में बात करते हैं कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार काम कर रहे हैं कि समाज में जो लोग पिछड़े रह गए हैं या जिन तक ज़रूरतों के सामान नहीं पहुंच पा रहा है, उनके लिए सामने आए, उनकी मदद करें। आज हमारे साथ ऐसे ही स्टूडियो में दो खास गेस्ट मौजूद हैं जो अपने कुछ प्रोग्राम्स के जरिए हमारे राज्य में ऐसे लोग जिन तक खाने नहीं पहुंच रहा है उन तक खाना भी पहुंचाते हैं और साथ ही उन्हें उनकी गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिससे उन तक मदद पहुंच सके। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता विवेक और प्रियदर्शी का। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विवेक, हम आपसे शुरू करते हैं कि हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया आपका ये जो पूरा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हमारे राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य जहाँ पे हंगर एक बहुत बड़ी समस्या है, किस तरीके से क्या कुछ ऑब्जेक्टिव रहा इस इनिशिएटिव को लाने का और किस मकसद के साथ आप लोगों ने इसकी शुरुआत की? मैम, जैसा कि आपने बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान बहुत ज़रूरी है, तो हम देखते हैं कि तीन तरह से लोग जीते हैं। एक तो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, दूसरा कंफर्ट लाइफ जीते हैं और तीसरा नेसेसिटी होता है। तो हमारा ये गोल था कि जो जितने भी पुअर लोग हैं एटलीस्ट उनको नेसेसिटीज़ मिले। तो अगर हम नेसेसिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें रोटी, कपड़ा, मकान आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये फोकस था, हमारा प्राइमरी गोल था कि हम लोगों को जो भी है कि फूड ड्राइव्स करके हम उनको एटलीस्ट रोटी प्रोवाइड करें एक तरफ, क्योंकि हमारे झारखंड में अगर हम बात करें झारखंड में तो झारखंड में बहुत सारे लोग हंगर और माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। तो हमारा ड्राइव ये इनिशिएटिव लिया कि जितने भी लाइक सरप्लस फूड है जहाँ से भी मिल रहा है हम एटलीस्ट उनको रोटी और जो भी फूड ड्राइव्स करके उन्हें खाना पहुँचाएं। ये हमारा एक प्राइमरी गोल था। बट जब हम कपड़े की बात करेंगे तो हमारा मिशन परिधान है, जिससे कि हम लोग क्लोथ ड्राइव्स करते हैं। तो जितने भी क्लोथ्स रहते हैं हम उन क्लोथ्स देते हैं और विंटर्स में हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। जब हम मकान की बात करेंगे तो मकान में सिर्फ मकान नहीं आता, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर भी आता है। तो हम उस पर भी फोकस करते हैं कि उनको अच्छी सैनिटेशन मिले और ड्रिंकिंग वाटर भी हम प्रोवाइड कर पाएँ। बिल्कुल। प्रियदर्शी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो फीडिंग की बात हो रही है, तो इसका क्या प्रोसेस है? किस तरीके से लोगों तक खाना पहुँचाना है? कैसे आप डिसाइड करते हो कि किनको ज़रूरत है और कहाँ से खाना लिया जाता है? ये पूरा प्रोसेस आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। जैसा कि फीडिंग का प्रोसेस हमने जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी तो भूखों के लिए हमने मेन ये शुरू करा था कि जिनकी थाली में खाना नहीं पहुंच पा रहा है हम लोगों ने उनकी थाली तक खाना पहुंचाने की शुरुआत की थी। जस्ट फ्रॉम वहाँ से कि जहाँ खाना बच जा रहा है, जहाँ खाना बहुत एक्स्ट्रा है, जो खाना यूज़ नहीं हो रहा है, या तो कचरों के डब्बों को वहीं तक पहुंच रहा है या फिर जानवरों तक पहुंच रहा है, तो उन्हें हमें इंसानों तक पहुंचाना था और सही सलामत पहुंचाना था। तो हमने उस चीज़ को लेके शुरुआत करी 2017 में और फिर वहाँ से धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया, लोग बहुत सारे आए और तो हमने यहाँ पे अभी तक ऐसा मॉडल बना रखा है कि जहाँ भी कभी भी खाना बचता है, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी आपने कुछ भी इस तरह का ऑर्गेनाइज करा हो, शादी, बर्थडे पार्टी, कुछ भी आपके घर में इवन आपने खाना बनाया, आज आपको खाना खिलाने का मन है लोगों को, 15 लोगों को, तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमने खाना बनाया है और मुझे खाना बांटना। हमारे वॉलंटियर्स आप तक पहुंचेंगे सही सलामत कंटेनर्स लेके। उन कंटेनर्स में हम खाना आपसे कलेक्ट करते हैं एंड देन उन लोगों तक खाना पहुंचाते हैं जिन तक खाना सही सलामत नहीं पहुंच पाता और जिन्हें खाने की बहुत किल्लत है, खाना नहीं मिल पाता। एंड दिस इज
तरीके से हमारा और मॉडल काम एडिंग वन पॉइंट हेयर कि इसमें हम लोग ये करते हैं कि हमारे जो भी बैंकेट्स हॉल हैं और जो भी लाइक जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर हमने अपना कार्ड दिया हुआ है। तो जब भी उनके पास फूड सरप्लस रहता है वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जो भी नियर बाय वॉलंटियर्स है वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से फूड रिसीव करते हैं। फूड का सेल्फ लाइफ भी देखना पड़ता है हमें, तो नियर बाय जहाँ भी हंगर स्पॉट है वहाँ पर हम डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने कहा ना कि खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है, ऐसा है नहीं कि हमारे देश में प्रोडक्शन उतना नहीं है, लेकिन वेस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व भर में भी, सिर्फ देश की क्यों बात की जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई अपार्टमेंट्स है, कोई बिल्डिंग्स है, ठीक है, जिसमें 50 फैमिलीज रहती हैं, तो अगर वो चाहें और उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो आप आओगे और आप हर फैमिली से आप लोग खुद कलेक्ट कर लोगे? जी हाँ, 100% हम वहाँ पहुँचेंगे और उनके खाने को कलेक्ट करके उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिनको उनकी सख्त ज़रूरत है। और फीडिंग स्पॉट्स आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ पे पहुँचाना है, कहाँ पर लोगों को ज़रूरत है या फिर लोग खाली पेट सो रहे हैं? जी हाँ मैम, हम लोग फीडिंग स्पॉट इस सर्च करते हैं कि उन लोगों तक खाना पहुँचे, या जो भी हमारे स्कीम्स, हमारे मॉडल्स, हमारे मिशंस हैं उन लोगों तक पहुँचाए जाए जो एकदम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, बिफोर नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन हो, जो सिर्फ जिन तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पहुँच रही, सरकारी योजनाएं ना उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी हैं, जिन्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिल रहा है इस दुनिया में, तो हम लोग रीच करते हैं उन तक। एंड देन वी स्पॉट, ऐसे हमारे वॉलंटियर्स भी बहुत सारे रेकी करने के लिए निकलते हैं वैसे स्पॉट्स जहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं, नॉट ओनली शहर में, क्योंकि मेन टाउन में इस तरह के स्पॉट्स ढूंढना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि वो होते नहीं, वो जनरली शहर से थोड़ी दूर मिलेंगे आपको, आउटसाइड एरियाज में मिलते हैं। तो हमारे फूड ड्राइव्स भी उन्हीं एरियाज में होते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर दिया कि फीडिंग का जो आपका प्रोग्राम चलता है, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्यक्रम है जो फिलहाल झारखंड राज्य में अभी चल रहा है? मिशन समृद्धि एक है जिसके बारे में मैं आपको 2 लाइन बताता हूँ। मिशन समृद्धि में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा मेन एजेंडा इसमें था कि हम वुमेन को एम्पावर करें, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे देश में जो वुमेन का वर्कफोर्स है वो 1/3 है, लाइक 1/3 ही वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है वर्कफोर्स में। तो हम चाहते हैं कि वुमेन को एम्पावर करें। अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत सारे जो भी वुमेन्स हैं वो जो लाइक लोअर स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं, वो है कि डेली वेजेस पे काम करते हैं या फिर डेली लेबरार्स बन के काम करते हैं, तो उनके लिए लिवलीहुड अर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी वुमेन को पूरा लाइक डेली वेजेस जैसा डेली लेबर जैसा वर्क करना है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमने सोचा कि हम पहले उनको स्किल करेंगे एंड देन उनको एक लिवलीहुड अर्न करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। तो हमने मिशन समृद्धि में ये किया है, टेकर स्टैंड में एक सेविंग मशीन प्रोवाइड किया है हमने, और उसमें क्या है कि इंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड किया है, तो वो कंटिन्यूस पिछले 1 साल से उनको सिखा रही है। तो अगर वंस वो जब स्किल्ड हो जाएंगे और तो हम लोग उनको फिर उनके जो भी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मिशन परिधान है हमारा, उसमें हम क्लोथ्स को कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी बहुत डैमेज क्लोथ्स है तो उसको हम यूज़ करके इको फ्रेंडली बैग्स बना सकते हैं, रुमाल बना सकते हैं। सोरहाई पेंटिंग जो झारखंड का है वो भी हम लोग लाइक इम्प्रिंट करा के उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो वो हमारा प्लान है, वंस जो वो स्किल्ड हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो जो भी क्राउडेड प्लेसेस है लाइक रेलवे स्टेशन और जो जहाँ पर बहुत क्राउड रहता है, जहाँ हम सेल आउट कर सकते हैं उनको, तो वहाँ सेल करने लगेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो वुमेन स्किल्ड हो गया वो फर्दर फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वो लिवलीहुड अपना अर्न कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका प्रोग्राम ये है कि पहले उनको हम स्किल करें इन सब क्षेत्र में, अलग अलग कैटेगरी जो भी उनका एक टैलेंट है, और उसके बाद उस चीज़ को आप फर्दर मार्केटिंग करें। बहुत अच्छे। एक तो हम जब आप इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं रास्ते में, आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जब आप राज्य में काम कर रहे हो तो क्या कुछ मुख्य चुनौती है जो आप लोगों को हर दिन देखनी पड़ती है? मैम, अगर सबसे पहले हमारा मुख्य जो मेन फोकस वो फीडिंग पे रहता है, तो जब हम फीडिंग को देखते हैं तो फीडिंग में 2-3 प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। कि हमारा काम फूड उन लोगों तक पहुंचाना, ये तो प्राइम हमारा मेन मोटो है, बट हमें सबसे ज़्यादा इस बात से दिक्कत है कि फूड बचती क्यों है, वाई फूड इज़ वेस्टेड। इंडिया न सिर्फ हम लोग उतना फूड वेस्ट करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी मैम FAO की, इट्स 40% जो खाना हम लोग वेस्ट करते हैं उतना ऑस्ट्रेलिया की पूरी उन्होंने उतना वो फूड प्रोड्यूस नहीं करते जितना हम फूड वेस्ट करते हैं। अच्छा। तो भारत में उतना खाना आप फेंक देते हो जितना एक पूरा देश खाना उगा नहीं पाता। तो हमें इस चीज़ को इंडिया में अवेयर करना है कि आप फूड वेस्ट ना करें। नॉट ओनली वेस्ट, फूड ऑल्सो एक कैटेगरी होती है लॉस्ट की, उसमें वो कैटेगरीज आती हैं जिसमें आपके फूड क्रॉप्स एंड आइटम्स जो आपके पूरे जब कल्टीवेशन होने से, हार्वेस्ट होने से लेके आपकी जब वो फूड रेडी होके आप तक पहुंचती है, उसमें भी जो उस प्रोसेस में जो फूड लॉस्ट होता है वो भी बहुत बड़े अमाउंट में फूड लॉस्ट होता है। तो इस पूरे लॉस्टिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम नहीं है मैम, इट्स जस्ट कि अवेयर कम है आप खाने की
वैल्यू को आप नहीं समझ रहे हैं, उसे आप वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो उसे चाहिए। इट्स नॉट ओनली आप बहुत इजीली खा पा रहे हैं, इट्स किसान की मेहनत 90 दिनों की, तब जाके एक चावल का दाना आप तक पहुंचता है, आपको वो डिलीशियस चावल मिल पाती है। बट बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते एंड दे जस्ट वेस्ट फूड। लेकिन उन लोगों से इन बात की ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत महसूस होती है जिनके पास कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती। फीडिंग में पहला प्रॉब्लम अवेयरनेस का है। दूसरा है कि जब हम फूड लेके पहुंचते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ये सही जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा, तो वी हैव टू प्रोवाइड देम विद आवर प्रूफ्स, विद फोटोज़ एंड वीडियोज़, सो दैट दे कैन थिंक, उन्हें ऐसा भरोसा हो जाए कि हम लोगों ने सही जगह डिस्ट्रीब्यूट किया और खाना उनका सही हाथों तक पहुँचा है। बिल्कुल। और फिर जब खाना मैम पहुँच जाता है तो हम किसी एक जगह पे आप डेली खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों? इसका बहुत ही मुख्य वजह है कि हम उन्हें डेली खाना देके उन्हें रोज़गार से वंचित कर रहे हैं। अगर आप खाना दे देंगे तो कोई भी आदमी कभी काम करने की सोचेगा भी नहीं। तो एक स्पॉट पे डेली खाना हम लोग नहीं डिलीवर कर सकते, इस कारण हमने मल्टीपल स्पॉट्स बना रखे हैं और हमें इस बात पे हमेशा काम करते रहना होता है कि हमें और नए जगह ढूंढने होंगे। सिर्फ एक शहर नहीं, इट्स पूरे इंडिया की बात है कि और जितने डिफरेंट सिटीज़ में हम जाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएंगे, आइदर बाय ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यमों के द्वारा। तो लोगों तक पहुंचना है कि वो खाना वेस्ट ना करें, और जब उनको खाना मिले तो वो ऐसा ना समझ ले कि हम ही लोग खाना पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। खाना आपको खुद अर्न करना है और खाना को वेस्ट नहीं करना है, ये हमारा मेन मोटिव है। 3 मेजर चैलेंजेस जो मुझे लगता है जो मिस कर दिया, अकॉर्डिंग टू मी, एक तो ये है कि पीपल हमारे सोशल वर्क को एज अ प्रोफेशन नहीं कंसिडर करते हैं। फर्स्ट, दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। और सेकेंडली ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा मेजर है। एंड सेकेंडली जो इकोनॉमिक है, लाइक हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वही फंडिंग करते हैं, तो एक फंडिंग का प्रॉब्लम आया था बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक सेकंड चैलेंज है जो हम लोग फेस करते हैं। थर्डली, वॉलंटियर्स का पार्टिसिपेशन, बहुत सारे वॉलंटियर्स आते नहीं हैं, उन सोचते हैं कि क्या होगा इसमें, कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे क्या होगा। बट हम हर जितने भी यूथ्स हैं सबको हम पुश करते हैं कि आप आओ, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लीडरशिप चांस मिलेगा, आप आओगे, आपको हम लोग जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं उनको हेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इससे यूथ का जो भी सोशल डाइवर्सिटी है वो डेवलप करेगा। ये सवाल मेरा दोनों से रहेगा, ठीक है। मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। जैसे आपने कहा कि जो यूथ हैं थोड़ा पार्टिसिपेशन को लेकर, जितना हम अभी देख रहे हैं फ़िलहाल कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ ही हैं जो सामने आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानूँगी विवेक कि आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स क्या रहा था कि आपने क्यों डिसाइड किया कि इस क्षेत्र में आना है, सोशल वर्क करना है? क्योंकि अभी हमने शुरू से सीखा है ना कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और आप खुद को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, तो उससे निकल कर आपके लिए वो क्या कुछ मोटिवेशन का सोच रहा था कि नहीं सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है? मेरे लिए इसके पीछे 2 फैक्टर था। एक तो मेरी क्वालिटीज़ डेवलप करना, दूसरा सोशल हेल्प करना। तो अगर जब मैं हाईफाई के साथ जुड़ा, हेल्पिंग इंडिया, फीडिंग इंडिया के साथ, तो यहाँ पे बहुत डाइवर्स क्वालिटी के लोग हैं, तो उनसे जब मिला तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। तो लर्निंग यहाँ पर मेरे लिए रहा, बहुत सारे एक्सपीरियंस के लोग हैं जो कुछ पेंटिंग में हैं, कुछ अदर फील्ड्स में हैं, तो मेरे को उससे एक्सपीरियंस मिला। दूसरा है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत सारे इनिशिएटिव लीड करने का, तो उसमें मेरे पास टीम है, तो मेरे को टीम हैंडलिंग कैसे करना है, मैन मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सारी क्वालिटीज़ थी, वो डेवलप हुआ। ऑन द अदर हैंड सोशल वर्क है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है, हमें हर यूथ्स को, हर लाइक सिटीजन को करना चाहिए, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो दैट्स व्हाई आई डिड। आपके लिए प्रियदर्शी क्या रहा ये? मैम मेरे लिए ये था कि मैंने जब शुरू किया था, इट्स जस्ट कि खाना जो बच रहा है उनको लोगों तक पहुंचा दिया जाए। इट्स वेरी सिंपल, कुछ इसमें इफ एंड बट नहीं था, खाना मिलता था एंड वी डिलीवर इट। इवन बहुत जब कोविड आउटब्रेक हुआ था 2020 का, उस समय हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, बट मेन जो फैक्टर था कि हमें खाना मिल रहा है, पहुंचा दे रहा था। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वी कीप रीचिंग टू द पीपल हमारे से खुल के अपनी समस्याएं को आगे रखने लगे, तो हमें पता चलने लगा सिर्फ खाना ही नहीं उनका मेन प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो कि रोज़मर्रा के जीवन में आप फेस करते हैं, उनको भी हमें सॉल्व करना होगा। क्योंकि वो किन्हीं के पास जाके बताते नहीं, ना कि कोई उनकी सुनने वाला है, सुनने वाले हैं लेकिन वो पहुंचना नहीं चाहते क्योंकि उनकी कंडीशनिंग नहीं हुई इस तरीके से। तो अब इट्स काइंड ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर शोल्डर्स कि हम लोग उनके लिए अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। ये उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने की बात नहीं। ये समझ है कि अगर मेरे पास रिसोर्स है तो वो लोग जिन तक वो रिसोर्स पहुंच नहीं रहा है, हम उन तक पहुंचे, बिल्कुल, ताकि उन्हें वो जरिया मिल सके। यहाँ पे मैं जाना, जैसे कोविड की ही बात कर रहे थे आप, कोविड के वक्त क्योंकि बहुत लाखों संख्या में राज्य में माइग्रेंट्स भी लौटे थे, उस वक्त लोगों की जॉब्स चले गए थे, डेली वेज वर्कर्स जो थे कम्प्लीटली लॉकडाउन के वक्त उनके पास कोई सोर्स नहीं था अर्निंग का। उस वक्त फीडिंग इंडिया किस तरीके से आप लोगों ने काम किया और क्या कुछ
ग्रास रूट लेवल पे लोगों की क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिली? मैम, जब कोविड आउटब्रेक हुआ था तो उसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों में ये भ्रांति फैल गई थी कि आप किसी एक दूसरे से पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकते, एनी फिजिकल कांटेक्ट इज़ आपके लिए सही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए। ये चीज़ बहुत बड़ी हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल बन के आई थी हमें खाना पहुंचाने में। जो हमारे डोनर्स होते थे वो उतनी इजीली उस समय कोई भी सोशल ओकेजन्स नहीं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई शादियां नहीं हो रही थी, कोई पार्टीज नहीं हो रही, तो हमारा खाना मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने खुद में डोनेशंस दी और खुद से हमने अपने घरों में खाना कुक किया फॉर 200 पीपल्स ऑन अ डेली वाइज। इट्स लगभग 60 दिनों का प्रोग्राम चला था जब कोविड में एकदम ही सब जगह ठप पड़ चुका था। रिक्शे वाले रोड पे सो रहे थे, खाने को कुछ नहीं था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों तक पहुंच रही थी। आप पेपर्स में देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे। माइग्रेंट्स जो आ रहे थे उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, वो लोग दिल्ली से कितने लोग साइकिल चला के अपने घर गाँव तक पहुँचे। तो उन लोगों को हम लोगों ने अपने वॉलंटियर्स के डोनेशंस के थ्रू, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया, उनको हमने अपने डोनेशंस के थ्रू उन तक खाना पहुँचाया। सिर्फ खाना ही नहीं, मास्क, उनकी ख्याल रखना, उनके जो अगर किन्हीं को कोई पॉजिटिव हुए हैं कोविड-19 से, तो उस चीज़ को हमने फिर हॉस्पिटल तक फैसिलिटेट करने का भी काम किया था कि वो उनको सही इलाज मिल पाए। और सिर्फ ये रांची में नहीं था, ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे जगहों पे ये काम बहुत ही बढ़ चढ़ के किया गया था। जो हुआ उससे तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो किया वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सीख मिली उन चीज़ों से, और हमें ये मिला कि जो ऊपर वाले दे रहे हैं उसे हमें रिटर्न भी करना है उसी प्रोपोर्शन। अभी के वक्त अगर हम बात करें वर्तमान में, तो हर दिन के हिसाब से कितने संख्या में आप लोग खाना पहुंचाते हैं, या कुछ आपका अगर कोई टारगेट रहे कि हर दिन इतने लोगों तक खाना पहुंचाना है या इतने लोगों को फीड करना ही है? जी हाँ मैम, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने खाना खुद से बना के डोनेट किया था, बट ये इट्स नॉट ऐसा मॉडल जो आप डेली वाइज कर सकते हो जब तक आपके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं और सिस्टम नहीं हो। बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास कुक होना चाहिए। तो इन चीज़ों के अभाव में अभी हम लोग इस मॉडल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं कि पीपल को अवेयर किया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप खाना वेस्ट ना करो। और जहाँ से खाना मिलता है, हमें जब भी खाना मिलता है उन्हें हम सबसे पहले ये बताते हैं कि आप इस तरीके से करिए ताकि उतने ही लोग खाएं जितने आपने बुलाएं। और फिर अगर खाना बचता है तो हम लोग हैं आपके लिए, और हम लोग मैक्सिमम लोगों तक रीच करने का प्रोग्राम चलाते हैं, अवेयरनेस बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे हम लोगों को ये बता पाएँ कि अगर खाना बच रहा है आपके पास तो आप हमें रीच कीजिए, ना कि उन्हें कचरों के डब्बों में पहुंचाइए और जानवरों तक पहुंचाइए, ताकि सही लोगों तक वो खाना पहुंच सके। और जैसा आपने कहा कि कितने लोगों तक हम अभी खाना पहुंचा रहे हैं, मैम इट्स नॉट अ फिक्स नंबर। किसी दिन हमें 200 लोगों का खाना मिलता है, हमें कॉल आती है, एंड किसी दिन हमें 50 लोगों का खाना मिलता है। तो इट्स डेफिनेटली ऑन डिपेंड करता है कि जो लोगों से हमारे तक लोग पहुंच पाते हैं और वो फिर हम लोगों तक पहुंचा देते हैं उस खाने को। बिल्कुल विवेक, जैसे कि अभी प्रियदर्शी ने भी बात की कि अवेयरनेस की बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है इन सब चीज़ों में। तो क्या कुछ, क्योंकि सही बात है, आप कुछ भी प्रोग्राम चला लो, अगर लोगों तक अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है या इस तरीके से कुछ मदद पहुंचाई जा रही है, तो वो कोलैप्स कर जाएगा वो प्रोग्राम। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स किस तरीके से आप लोग रन करते हैं? क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी करंटली चल रहे हैं? बेसिकली अवेयरनेस पे बात करेंगे तो एक एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ। हमारा एक मिशन रक्षण चलता है जो हमने कोविड के टाइम पे ये स्टार्ट किया। आप देखोगे सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया, बट बहुत सारे पुअर लोग, इवन रिच लोग वैक्सीन के लिए रेडी नहीं हो रहे, हेजिटेट कर रहे हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स आ जाएगा। तो वो बहुत मेजर प्रॉब्लम था। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे बहुत सारे एरियाज में जो पुअर सेक्शन के पीपल थे वो वैक्सीन के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे। तो हमने मिशन रक्षण इनिशिएट किया। इससे ना ही हमने गवर्नमेंट से परमिशन लिया, बट हमने लाइक बहुत सारे जितने भी लाइक स्पॉट्स है, लाइक जो भी लोअर सेक्शन लाइक ब्लाइंड कॉलोनी है, टिकट स्टैंड है, 2-3 लोकेशंस है, वहाँ पर लोग बिल्कुल मना कर रहे थे वैक्सीन के लिए, नहीं लेने के लिए। तो हम वहाँ गए लोगों को, बिकॉज हम लोग को कनेक्टिविटी बनाना पड़ता। अगर हमें बात करना, अगर आप गांधी जी को देखेंगे तो वो कनेक्ट करने के लिए वहाँ के लोगों से उन्हीं के तरह ड्रेस पहनते थे, ड्रेस कोड उनका वैसा ही रहता था। तो हमारा भी मोटिव ये रहता कि जब हम उनसे कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हम उनकी ही लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते थे। तो हम उनको बताए कि ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, हम आपको रेगुलर देखने के लिए आएंगे, मेडिकल असिस्टेंस के लिए लोग आएंगे आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने ऐसे 3-4 ड्राइव्स किए और लाइक फर्स्ट वैक्सीन भी दिया, सेकंड डोज दोनों दिया हमने। अराउंड 200 से 300 पीपल को हमने वैक्सीनेशन दिलवाया इससे। अच्छा। तो ये एक हमारा अवेयरनेस का रहता है और हमने इस पर काम करते हैं ऐसे। और अगर मैम अवेयरनेस की बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम की, तो हमारा हर संडे को एक योगा प्रोग्राम होता है जो कि हम मोराबादी ग्राउंड में रखते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम
ऐसा लोकेशन है जो लोग बहुत आसानी से पहुंचते हैं और लोग वहाँ आते हैं संडे को। तो उन लोगों में हम लोग अवेयर करते हैं अबाउट फूड वेस्टेज एंड योगा। हम लोग, हमारे योगा इंस्ट्रक्टर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो योगा कराते हैं, तो लगभग 50 लोग आराम से वहाँ पे बैठ के सुबह के टाइम पे योगा करते हैं। एंड देन वील अवेयर उन लोगों को कि ऐसा ऐसा है फूड वेस्टेज के बारे में और आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, आप बर्बाद ना करें, आप इन चीज़ों की कदर करें। सिर्फ अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम की यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, इवन हम लोग ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जहाँ से ऑनलाइन भी यूथ में सबसे ज़्यादातर उनको जागरूक किया जाए कि क्योंकि यूथ का अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना, इट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, या किसी भी संस्था के लिए, कि अगर आपके पास यूथ है तो आप बहुत ही सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने कहा ना कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं। कोविड के वक्त डिजिटाइजेशन जो था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रीडिस्कवर किया गया, ठीक है, क्योंकि जितना हैवी मात्रा में उसकी यूज़ हुई और जिस तरीके से उसने मदद किया हर जगह कोने में पहुंचकर, वो शायद मैन पावर के लिए वो पॉसिबल नहीं था। अभी के वक्त में जैसा कि आपने कहा कि यूथ जो है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा सामने आकर हेल्प कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। तो हम इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इसकी साइड है, कॉन्स भी और प्रॉन्स भी। तो इसको हम किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया की किस तरीके से यूज़ की जा सकती है लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने में, और ये जो कॉज है इसके बारे में हर किसी को बताने में। मैम, इसका एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है मेरे पास। आपने कोविड-19 में देखा होगा, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत हुई थी। बिल्कुल। और ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाना कितना मुश्किल हो गया था कि लोग, उसके कारण कितने लोगों की जानें गई हैं ये हमें भी पता नहीं है, वो नंबर्स क्या हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल था लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचने का, लोगों तक एक रेमडेसिविर मेडिसिन थी मैम जो नहीं पहुंच पा रही थी, जो किसी शहर में उपलब्ध नहीं होती थी, तो वो किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने का काम सोशल मीडिया ने उस चीज़ को फैसिलिटेट किया था कि आप यहाँ हो और दूसरी जगह आपको कोई डोनर है जो आपको ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दे रहा है, कोई भी सप्लायर है। तो सेम हमारे अभी उस चीज़ को जैसे डिजिटाइजेशन चेंज हुआ और इंडिया जैसे कि सबसे बड़ी यूथ कंट्री होने वाली है कुछ सालों में, और 54% आपका पॉपुलेशन अभी हमारा 25 ईयर से बिलो है, तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम इसको बहुत ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अवेयरनेस की बात करें यूथ में, तो मैम सोशल मीडिया ने तो बहुत ही बड़ा चेंज लाया है कि यूथ, बहुत सारे प्रोज इसके ये हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली हैं, बहुत नई स्किल्स सीखी हैं। मैंने भी खुद ने 2-3 चीज़ें नहीं सीखी उस कोविड के टाइम पे, अभी भी वो जो चीज़ें बाद में आप कॉलेज जाके सीखनी पड़ती थी आपको, अब वो कॉलेजेस खुद आपको, अभी इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा तो कह रहे हैं कि हाँ, एक तरीके से लोगों तक आपको मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, लोगों तक आप सोशल मीडिया के थ्रू ही मासेस तक आप रीच कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है इस वक्त वर्तमान में बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है। जी हाँ। अगर हम ये मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी, अगर हम जैसे हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं और हंगर जो ये समस्या है, एक तो होता है कि लोगों को आप फीड कर रहे हो प्रोग्राम्स, वहाँ तक आप हर दिन अलग अलग स्पॉट्स पे जाके लोगों को खाना पहुँचा रहे हो, लेकिन जो हमारे लिए अभी सबसे बड़ी इशू है वो ये है कि ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम रह गया हमारे राज्य में, हंगर का जो समस्या है, ठीक है, प्रोग्राम्स भी हैं लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि काम क्यों नहीं करें, क्योंकि लोगों तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। हमारे राज्य के लिए क्या कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर अभी इन जनरल हमारे लिए क्या कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं खुद को, ये जो हमारा हंगर एक इशू है इससे थोड़ा निकलने में? मैम, इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नोबेल पीस प्राइज़ मदर टेरेसा को मिला था, उनका मेरे को एग्जैक्टली कोट याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने ये बोला था कि जो भी आपके नियर बाई पीपल हैं, जो भी पुअर पीपल हैं, आप उनको अगर नेसेसिटी मिल नहीं रहा, नेसेसिटी की बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान, तो अगर वो दे पाते हो तो यू शुड गो फॉर दैट। तो इसमें कैपेबिलिटीज की बात नहीं आती, अगर आपको पता है कि उनको, अगर आपके नियर बाई कोई भी प्लेस में अगर उनको रोटी नहीं मिल रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी से कि अगर आपके पास, अगर जैसे कि हाईफाई है, हेल्पिंग इंडिया, फीडिंग इंडिया है, तो आप उन्हें बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर मैंने एक पर्सन को देखा है जिनको कि नेसेसिटी नहीं मिल पा रही है, तो हम फिर जो भी चेन है उनके थ्रू उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, अगर उनके नियर बाय रेडियस में अगर 1-2 किलोमीटर पे उनको लगता है कि कोई भूखे सो रहा है, तो उसके लिए हमें रेज होना चाहिए और हमें स्टेप लेना चाहिए। हम एटलीस्ट, क्योंकि अगर एक हमें दिख रहा है, अगर हमारी कॉलोनी लोकेलिटी में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो उसको हम लोग खुद ही खाना बना के दे सकते हैं, क्योंकि उतना कैपेबल हम लोग हैं। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि सिटीजन को खुद ही इस पर स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि और मैम इस चीज़ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ये काम किया है कि हमने एक मुहिम चलाई थी, ईच वन अडॉप्ट वन, ओके, जिसमें हमने 60 पीपल को अडॉप्ट किया था। उन
प्लेसेस पे जिनके लिए, स्पेशली बूढ़े लोग थे जिनके लिए खाना अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल थी और उनकी पारिवारिक कंडीशंस ऐसे नहीं थी कि वो उन चीज़ों को सपोर्ट कर सके। तो इसमें जो हमारे डोनर्स होते थे, जो भी डोनेट करते थे, हम उन तक उनका डेली राशन का सामान 1 महीने का पहुंचा दिया करते हैं और फिर उनसे हमें कॉल आता है कि अभी हमारे पास ये घट गया। मीन्स 1 महीने का राशन हम उन्हें एक बार में पहुंचा देते हैं एंड देन वो हमारे पास फिर रीच करते हैं। ये बेसिकली मैं समझ रही हूँ कि ये आपका कोशिश है कि लोगों को लोगों से जोड़ना, वो लोग जिनके पास नेसेसिटीज़ हैं या वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं और वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और जो मदद दे सकते हैं दूसरे तक उनका मदद पहुंचाना। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए। जो आपका हेल्पिंग इंडिया फीडिंग इंडिया जो कार्यक्रम है वो राज्य भर में लोगों तक पहुँच रहा है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। एक हम चाहेंगे कि एंड में हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो खाना आप अपनी थाली में खाते हैं, सबसे पहले आप उसकी रिस्पेक्ट करें। वो बहुत मैनी टाइम्स और बहुत लोगों की मेहनत के कारण आप तक पहुँचा है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसे वेस्ट ना करें बस आप। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से 2 स्टेप है। एक तो अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, आपको नियर बाय में दिखता है कोई भी ऐसा लोग जिसको खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड रहेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे, एक टाइम का एटलीस्ट खाना मिले उन्हें। अगर ऐसा है कोई भी तो आप उनको फूड देने की कोशिश करो। और दूसरा है ये कि लाइक सोशल वर्क पे थोड़ा फोकस करो, बिकॉज बहुत सारे यूथ सोशल वर्क के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक उनको आगे आना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ सोशल वर्क नहीं है, खुद का डेवलपमेंट भी है, सेल्फ डेवलपमेंट भी है। तो आई थिंक ये 2 स्टेप्स हैं। बिल्कुल, जिस समाज में हम रहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कुछ वापस दें। और इसके साथ ही जो 2 मुख्य पॉइंट्स आप लोगों ने बात की, पहला तो ये कि खाने की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो हम खा रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है, और दूसरा ये कि अगर हम आगे आकर मदद कर सकते हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल मैम, हमें एक सर्विंग की एटीट्यूड रखनी है अपने में कि हमें सर्व करना है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे कार्यक्रम में आए, जिस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।